नमस्कार सभी को। मैं नीरज यादव जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो क्लास हमने लिया था आयु मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के अभी तक हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी बताना था वो जो है लगभग 95% कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो इसमें बचा हुआ है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसके कुछ क्वेश्चन हम इसमें दिए गए हैं। एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आज ही स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक के बारे में। लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ क्वेश्चन इसमें हैं हमारे जो बचा हुआ है। जैसे हमने बताया था मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन विधि। तो गणितीय आगमन विधि में हमने बताया था कि गणितीय आगमन विधि के इसमें कोई भी सवाल यदि आता है तो उसमें बताया गया था कि उसमें हम क्या काम करेंगे, पहले n बराबर 1 रखना है, ठीक है ना। n बराबर 1 के लिए वो जो है सत्य ही होगा। उसके बाद हम उसमें रखेंगे n बराबर k, और n बराबर k मानकर हम उसे n बराबर k+1 के लिए सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमने बताया था। तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो 3 क्वेश्चन हैं वो जो है मैथमेटिकल इंडक्शन पे आधारित है। बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं बताना चाहते। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है कि यदि ए और बी सममित है, मतलब यदि ए और बी सिमेट्रिक है, तो हमें क्या करना है, हमें करना है ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स है उसमें हमें दिखाना है कि ये क्या है, विषम सममित। तो विषम सममित का क्या है रूल, विषम सममित का रूल ये है कि उसका जो ट्रांसपोज है उसमें क्या आ जाएगा हमारा माइनस। तो ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या डिजिट नहीं दी हुई है, तो डिजिट नहीं दी हुई है तो सिद्ध जो है हमें कैसे करना है, क्योंकि डिजिट अगर दी है तो सवाल सोल्व करना थोड़ा आसान है। तो एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी स्टार्टिंग में कि यदि a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इनका अलग अलग ट्रांसपोज हम कर सकते हैं, और यदि यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि यदि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका जो है ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, रिवर्स, मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उसके बाद हमें ऊपर दिया गया है बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर का मतलब बी। क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है ये हमें माइंड में रखना है, ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर ए बी क्या है माइनस, यहाँ पर ए बी क्या है माइनस, बी ए क्या है माइनस माइनस प्लस। तो इसी फॉर्म में रख लेंगे, इसे हम माइनस कॉमन रखेंगे, ए बी माइनस बी ए, इसका मतलब माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी ए, ठीक है। तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी का जो ट्रांसपेज है उसमें क्या आ जाएगा हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस जब बाहर आता है तो वो क्या हो जाएगा, एक विषम सममित अवयव। तो इसमें लिख देंगे, यहाँ पे जो है यहाँ इसमें इसे ब्रैकेट में लिख देना है, दिया है। तो जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल है इसमें सभी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है 2 नंबर में, सेम इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसे नोट कर लेंगे एक बार। तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, इसे हमें सिद्ध करना है तो प्रॉपर्टी यूज करना है सिंपल।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि यदि बी डैश ए बी, ये क्या है, सम्मित है। कंडीशन, ये सम्मित कब है, ये सम्मित जब है जब ए सम्मित होगा, ये सम्मित होगा यदि ए सम्मित है। ठीक है ना, सम्मित का मतलब ए डैश बराबर ए। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है कि ये विषम सम्मित है। ये विषम सम्मित कब होगा, विषम सम्मित मतलब माइनस बी डैश ए बी, जब ए डैश बराबर कितना होना चाहिए, माइनस ए, मतलब जब ए विषम सम्मित है। तो इसे सिद्ध करना है इसे अभी। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें ये सिद्ध करना है केस फर्स्ट में। तो सिद्ध करो बी डैश ए बी। उसके बाद उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में बताई थी, रिवर्स। तो बी डैश ए डैश और बी डैश का डबल डैश। बी डैश से कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो इसमें लिख देना ए बी डैश, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल में जितने भी हैं उसमें लिखना जरूरी होता है। उसके बाद बी डैश ए डैश और बी डबल डैश का बी डबल डैश का एक बार। तो इसका मतलब बी डबल डैश का तब तो करेंगे तो कितना जाएगा बी। तो इसका मतलब बी डैश यदि ये सम्मित है तो यहाँ पर क्या जाएगा ए। तो इसका मतलब तो बी डैश ए बी, तो ये इसका जो ट्रांसपोज है ये किसके बराबर आ गया, बी डैश ए बी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ लिख दो यदि क्योंकि ए डैश बराबर है, तो लिख देंगे अतः बी डैश ए बी सम्मित होगा यदि ए सम्मित है। यदि ए सम्मित है। केस सेकंड में इसी तरह कर देंगे, ये यहाँ तक दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट मान लो। तो बी डैश ए बी, यहाँ पर यदि हम ए डैश की जगह कितना है माइनस ए, मतलब विषम सम्मित है, तो यहाँ भी कितना जाएगा माइनस बी डैश ए बी। तो इसका मतलब इसमें इसमें भी ये लिख देंगे अतः बी ए बी डैश ए बी विषम सम्मित है। यहाँ पे हम लिख देंगे व्याकरण चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए, अतः बी डैश ए बी विषम सम्मित होगा। यदि ए बी, यदि ए विषम सम्मित है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये एक लाइन ये लिखनी है, इसमें रिवर्स इसका रूल फॉलो करना है। अब फॉलो करने के बाद इसमें दो केस बना देंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो इस तरह से 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने 3.3 3.4 में हमने काफी सवाल किए हैं। 7 सवाल 3.3 में किया हुआ, 8 सवाल भी किया हुआ है, 9th भी। उसके बाद हमारा एक आता है 10th सवाल। तो इसमें हमें क्या करना है, 10th सवाल में दिया है कि इसमें जो है सवाल को एक मैट्रिक्स फॉर्म में ना देकर एक लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है। तो लैंग्वेज फॉर्म में क्या दिया गया है,
इसमें दिया गया कि कोई निर्माता है, उसमें 3 तरह की वस्तु हैं, एक्स वाई जेड, और जो 3 तरह की वस्तु हैं उन्हें 2 बाजारों में हमें विक्रय करना है। ठीक है, तो बाजारों में किस तरह से विक्रय करना है? बाजारों में विक्रय करना है कि ये पहला बाजार है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 वस्तु हैं, और कितने बाजार हैं? 2 बाजार हैं। तो वस्तु है एक्स वाई जेड, मतलब हमें ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखनी आनी चाहिए। तो बाजार कितने? 2। फर्स्ट बाजार में एक्स वस्तु 10,000 रुपये, मतलब 10,000 वस्तु हमने फर्स्ट बाजार में बेचा। उसके बाद में वाई फर्स्ट बाजार में से वाई वस्तु कितनी है? 2,000। फर्स्ट बाजार में जेड वस्तु कितनी है? 18,000। तो इसका मतलब यह है वस्तुओं की संख्या, बाजार 1 और बाजार 2। उसके बाद में इसमें दिया गया है कि उनकी जो बिक्री है, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है ए में, ए पार्ट में दिया गया है कि जो पहली बिक्री है उसमें जो विक्रय मूल्य है वस्तु का वो है 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है विक्रय मूल्य। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेवेन्यू, कि कुल आय, कुल आय बीजगणित की सहायता से ज्ञात करो। कुल आय, तो कुल आय हमें निकालनी है। तो इसमें याद रखना, इस तरह के जो सवाल है तो जो भी है इसे हम लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब इस तरह से नहीं लिखना है कि 2.50 या 1.50, इस तरह से नहीं लिखना है। तो ये हमें किस में लिखना है? कॉलम फॉर्म में। तो यहाँ पर देखते हैं ये कितने की मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो ये है 2 रो, फर्स्ट सेकंड और 1 2 3। उसके बाद ये कितना है? 3 रो 1 कॉलम, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये सेम होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 रो और 3 कॉलम, और यहाँ पर कितना है? 2 रो 3 कॉलम। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, तो इसे भी याद रखना है। तो कुल आय के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, अभी 10,000 है, जो हमने टेबल बताया था मल्टीप्लिकेशन का, 10,000 2.50। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे 10,000 2.50 25,000। उसके बाद प्लस 2,000 1.50। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमें पता है कि 2 गुना 3, 3 गुना 1। तो इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी कैसी बनेगी? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 गुना 1। तो इसका मतलब 2 रो 1 कॉलम। तो इसका मतलब रो बनेगी 2, 1 और 1 2, और कॉलम कितनी होगी? 1। तो इसलिए एक ही एलिमेंट होगा ये जुड़कर। उसके बाद 2,000 1.50, ये कितना हो जाएगा हमारा? 3,000। उसके बाद 18,000 1, तो 18,000। उसके बाद हमारा है फिर सेकंड में, मतलब ये एक कॉलम में, तो सेकंड में देखेंगे 6,000 2.50, ये हो गया हमारा 15,000। उसके बाद 20,000 का 1.50 30,000। उसके बाद ये हो गया हमारा 8,000 है, 8,000 का 1 8,000। तो 2 रो 1 कॉलम, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 25 3 28, और 28 और 8, 25 3 28, 28 8 ये होगा 38, 38 8 39 40, 46,000। तो फर्स्ट बाजार की जो कुल आय है वो है 46,000। उसके बाद सेकंड बाजार देख लो, 15,000 30,000 45,000, और 45 और 8 50 3 53, 53,000। तो ये हमारा हो गया 46,000 कुल आय फर्स्ट बाजार, और 53,000 सेकंड बाजार। ये बताना किस लिए जरूरी था? क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है तो स्टूडेंट सोचता है कि ये सवाल हार्ड होगा, ठीक है ना, और इस सवाल को जो है हम स्किप कर देते हैं, लेकिन ये स्किप नहीं करना है।
तो ये है हमारा कुल आय। तो ए पार्ट में कुल आय पूछा गया था। उसके बाद में फिर है बी पार्ट। बी पार्ट बी पार्ट में क्या बताना है? बी पार्ट में बताना है कि हमारा कुल प्रॉफिट। कुल प्रॉफिट। तो ये कुल प्रॉफिट बताना है, टोटल प्रॉफिट। तो कुल प्रॉफिट के लिए क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो बाजार है, बाजार की आय है इतना, ठीक है ना। लेकिन उसकी जो लागत है, लागत कितनी है? तो लागत में इसमें दिया गया है कि जो हमारा 2 रुपये 50 पैसे है वो कितना है। जो हमारा 2 रुपये 50 पैसे है वो कितना है? 2 रुपये, ठीक है ना वस्तु। इस पर हमने कितने का लाभ कमाया? इस पर हमने लाभ कमाया 50 पैसे का। जो हमारा 1 रुपये 50 पैसे, उस पर हमने लाभ कितना कमाया? 50 पैसे का। जो हमारा 1 रुपया था उस पर हमने लाभ कितना कमाया? 50 पैसे का। तो इस तरह से सभी जो वस्तु है 50 पैसे अधिक में बेची गई। तो हमें बताना है कि कुल लाभ कितना हुआ। तो ये हमारा क्या है? लागत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लागत मूल्य। तो लागत मूल्य निकालना है। तो लागत मूल्य का भी वही मेथड है, क्योंकि ये वही है सेम। 2 गुना 3 और यहाँ 3 गुना 1, तो 2/1। तो 10,000 गुना 2, 20,000 प्लस 2,000 को 1 में करेंगे 2,000। उसके बाद प्लस 18,000 को 0.5, 9,000। उसके बाद दूसरी रो में देखेंगे 6,000, 6 दूनी 12, 12,000 प्लस 20,000 को 1 में करेंगे 20,000। उसके बाद में 8,000 को किस में करेंगे हम? 0.5, तो ये कितना हो गया? 4,000। उसके बाद 20 और 9 29, 29 और 2 31। उसके बाद 20,000, 4,000, 26,000, 20,000 और 4,000, ये होगा हमारा, ठीक है। 24,000, 24 और 12, 36,000, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया टोटल? 36,000। 20, 12, 32, 32 और 4 36। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कुल जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हुआ प्रॉफिट। तो इसमें दिया हुआ है हमारा बाजार फर्स्ट और बाजार सेकंड। तो यहाँ पर कितना हुआ? 46। और वो कितना था? मतलब बाजार फर्स्ट 46 और वो हुआ 31। तो कितना आ गया? 15,000। ये है बाजार फर्स्ट। उसके बाद बाजार सेकंड कितने, कितनी कमाई है हमारी? 53। और ये हमारा कितना है? 36। 36, 46, 10,000 और 17,000। तो इसका मतलब इसमें दिया है, तो बाजार बी में जो प्रॉफिट है, बाजार ए वन में प्रॉफिट 15,000 और बाजार सेकंड में जो प्रॉफिट है 17,000। इस तरह का जो सवाल है वो 3.4, इस तरह का जो सवाल है 3.4 में दिया गया है, वो भी सेम इसी तरह से करना है। 3.3। तो 3.2 में इस तरह का सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है जिसमें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बोर्डों में निवेशित करना है, ठीक है। तो सेम इस तरह से सवाल करना है। जो हमारी जो डिजिट दी गई है उसे जो है फर्स्ट उसमें रखना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में। और उसके बाद में जो परसेंटेज दिया गया है 5%, 10%, 20%, उसे जो है कॉलम फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना।
जैसे इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 में हम बता देते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया 30,000 रुपये का कोर्स दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में बांटना है। तो हम क्या काम करेंगे, जो 30,000 रुपये है उसे दो उसमें बांट देना है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद में बॉन्ड पे कितना है, 5% वार्षिक, तो ये 5% इधर लिखना है, और जो हमारा 7% है 7% इधर रखना है। वो 30,000 दो विभिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। तो बॉन्डों में कैसे, सपोज करो फर्स्ट कितना एक्स है, तो सेकंड कितना है 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से करना है। उसका हम क्या कर देंगे, एक्स का 5% और इसका 7%, तो हम करेंगे एक्स का 5%, 30,000 माइनस एक्स होना 7%। उसके बाद में फिर इसमें क्या दिया गया, इसमें हमें जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा कितना था 1,800 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरह से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन दिया गया है यदि 2,000 रुपये तो क्या होगा। उसके बाद में इसमें लिख देंगे हम 2,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से दो इक्वेशन ये बनी है। तो दोनों इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो उसमें जो है एक्स की जितनी वैल्यू आएगी इसे सोल्व कर लेंगे हम। तो 3.2 में जो क्वेश्चन है वो इसी आधार पर करना है, ठीक है ना। अगर जब आप इसे सोल्व करोगे तो उसमें पता चल जाएगा इसमें किस तरह से होगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसमें जो मिसलेनियस का बताया था क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 12 में मैथमेटिकल इंडक्शन बताना है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हम कल बता चुके थे, उसी आधार पर करना है। n बराबर 1, n बराबर k और n बराबर k प्लस 1। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर है सारणिक। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सारणिक। तो सारणिक क्या है, तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जितना हमने पढ़ना था वो हमने पढ़ाया, ठीक है ना। आप उसे एक बार फिर से रिवाइज करना, उसका क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ट्रांसपोज है, और मैथमेटिकल इंडक्शन को किस तरह से करना है। उन सभी को करने के बाद ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट्स है क्या। तो डिटर्मिनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये एक वर्ग आयु है। हमने मैट्रिक्स पढ़ा था कि मैट्रिक्स 2/3 में का है, या 3/4 का है, या 2/2 का है। तो ये सभी हमने मैट्रिक्स पढ़े थे। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास वर्ग आयु है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर जो मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में 2/2 हो, या 3/3 हो, या 4/4 हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन जितनी भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन सभी का डिटर्मिनेंट्स होता है, इन सभी का सारणिक होता है। तो सारणिक क्या है, सारणिक जो है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स का सारणिक होता है। सारणिक क्या है, सारणिक एक संख्या है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की सारणिक क्या है, एक संख्या है, एक डिजिट है, जिसे हम किस पर निरूपित करते हैं, इस तरह से। ये सारणी का वो है, मतलब वहां पर क्या है, वहां पर एक ब्रैकेट से मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स एक ब्रैकेट था, लेकिन यहाँ इसमें ब्रैकेट ना होकर दो इस तरह से रेखा होती है, या हम
डिटर्मिनेंट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या इसे डेल भी लिख सकते हैं, डेल। तो इसका मतलब ये है डिटर्मिनेंट ए। उसके बाद तो ये डिटर्मिनेंट ए है, तो इस तरह से सारणिक क्या है, सारणिक एक संख्या है, तो संख्या के रूप में हम इसे लिखेंगे। उसके बाद जैसे हमारा जो है उसके बाद जैसे हमारे पास कोई सेकंड कोटि का है, जैसे भाई 2/2 कोटि का कोई अवयव है, A11, A12, A21, A22, मतलब हमने एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया A11, A12, A21, A22। मतलब इसका मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इसमें हमें क्या करना है, यदि हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ए या ए सर बंद करोगे, बीच में बंद कर दो मिनट के लिए। तो इसमें जो हमारा डिटर्मिनेंट है 2/2 मैट्रिक्स, तो 2/2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसमें हमें उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के जो भी एलिमेंट है दोनों, उनके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा डायगोनल है A21 और A12, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सब्ट्रैक्ट होगा वही हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट। तो ये है 2/2 मैट्रिक्स की बात। अब हम बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की बात। अब हम बात करते हैं 3/3 मैट्रिक्स की बात। जैसे हमारे पास कोई 3/3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैंने लिख दिया A11, 12 और 13, ये 21, 22, 23, उसके बाद A31, A32 और A33। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो ध्यान रखें, जो 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसका हम क्या करेंगे, हम या तो किसी पंक्ति का अनुदिश, मतलब फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, या किसी एक कॉलम के अनुदिश, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, उस किसी के भी अनुदिश हम करेंगे तो सभी का आंसर जो है सेम रहने वाला है। जैसे हमने मान लिया प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश। तो प्रथम पंक्ति का अनुदिश क्या करेंगे हम, पहला हमारा क्या है, इसमें हम लिखेंगे -1, जो हमारा ये 1+1, उसके बाद में फिर हो जाएगा हमारा, तो इसका जो जिस पंक्ति का अनुदेश हम कर रहे हैं, जैसे 1 1 है तो पहली रो फर्स्ट कॉलम, तो इसे हम क्या करेंगे, ढक लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, A22, A23, उसके बाद A32, A33। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से -1, यहाँ पर कितना है, प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1+2। ये हम थोड़ा अगले उसमें पढ़ेंगे, माइनर और कोफैक्टर के बीच में उपसारणिक और सहखंड। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इसमें जो है सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को ढक लेंगे, ये कितना जाएगा, A21, A23, A31, A33, A21, A23, उसके बाद A31 और A33। उसके बाद में फिर इसमें हम ऐड करेंगे पहली रो तीसरा कॉलम, मतलब 1+3। इसमें मैट्रिक्स लिख देंगे
मतलब इस पहली रो को खत्म कर लेंगे, शायद थर्ड रो कॉलम को खत्म कर लेंगे, तो कितना बचा A21, यहाँ लिख लेंगे इसे हम A21, उसके बाद A22, A31, A32। तो मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के अनुदिश अगर हम इसे जो है एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जिसे मतलब जिस पंक्ति का अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी उस रो और उस कॉलम को हम जो है कवर कर लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ है उसे हम इस तरह से रख देंगे। ठीक है। और उसमें ये -1 का ये क्या है, ये हमारा पहला रो प्लस कॉलम, जैसे पहली रो पहला कॉलम तो 1+1, पहली रो दूसरा कॉलम तो 1+2, पहली रो तीसरा कॉलम तो 1+3। इस तरह से जो है यहाँ पर इसका चिन्ह आएगा, जैसे यहाँ पर 1 और 1 कितना है 2, तो ये कितना बचा हमारा, ये हो गया हमारा माइनस। तो इसका मतलब इस तरह से हम देखते हैं कि पहला हमारा क्या है माइनस, दूसरा पहला हमारा होगा प्लस, क्योंकि -1 को अगर 2 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस। इसमें हम चिन्ह देखते हैं 2 और 1 3, तो -1 को यदि 3 करता है तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस, ये कितना हो जाएगा प्लस। अगर जो आप याद रख सकते हैं तो रख लो, नहीं तो जो इसका फॉर्मूला यही है, ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। ठीक है ना। तो इस तरह की या तो आप याद रख लो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, और जो नहीं याद रख सकते तो सिंपल इसे रख लो, क्योंकि यहाँ 2 और 1 3, तो कितना है माइनस, 2 और 2 4 M1 तो प्लस, 3 2 5, तो ये कितना ओड, ये कितना होगा माइनस, 3 और 1 4, ये क्या है A1, तो A1 है तो प्लस और ओड है तो माइनस। इस पर आधारित हम जैसा अभी कुछ सवाल करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का भी और 3x3 मैट्रिक्स का भी, तो जब इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक सवाल इसमें दिया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया है इसका, इसमें हमारा एग्जाम्पल 3 दिया गया है, या कोई हम संख्या लेते हैं, जैसे हमारा 4.1 में हम देखते हैं, इसमें दिया गया तो 2 4 -5 -1, हमें इसकी सारणी कम वैल्यू बतानी है, 2 4 5 -1। उसके बाद में फिर एक सवाल है इधर, इसमें हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट सवाल है 3 -1 -2 0 0 3 -5 0। तो ये दो तरह के जो हमारे पास मैट्रिक मतलब डिटर्मिनेंट्स है, तो इनकी हमें क्या करना है, इनका हमें वैल्यू निकालना है। तो हमने बताया था 2/2 का सिंपल है, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बीच में निशान किसका है माइनस का, जो दूसरी डायगोनल है इनकी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, उसके बाद -2 और माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20 और 20 में 2 गया 18। तो इस तरह से सिंपल तौर पर डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। तो हमने बताया था यदि आप याद रख सकते हैं तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करना है, तो पहला क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3। ठीक है ना। तो ये संख्या भी लिखनी है हमें, ये हमने छोड़ दिया A11 A12 और A13, यहाँ संख्या भी है इसके बाहर। तो यहाँ पर क्या है A11 3, तो 3 के सामने को जो मैट्रिक्स बनेगी उसे लिखेंगे यहाँ पर, तो 0 -1 5 0। उसके बाद निशान क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 0 -1 5 0, उसके बाद निशान क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 5 0 -1 5 0, उसके बाद निशान क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 0 -1 5 0, उसके बाद निशान क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 5 0 -1 5 0, उसके बाद निशान क्या है माइनस, तो माइनस लिखेंगे।
लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। फिर मैट्रिक्स लिखेंगे, इस तरह कवर कर लेंगे, इस तरह कवर कर लेंगे, तो कितना बचा 0 -1, 0 -1 और 3 0। उसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। और ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पर क्या प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2। उसके बाद फिर वही है कि पहली रो है तो इसे ढक लेंगे, उसके बाद कॉलम कौन सा थर्ड, तो इसे भी ढक लेंगे, कवर कर लेंगे, तो कितना बचा 0 0 3 -5, तो 0 0 3 -5। अब सिंपल सोल्व कर देंगे इसे। 3 ये बताया था 0 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 5 माइनस माइनस प्लस, तो +5, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में है जो हमने शुरू में बताया था। उसके बाद +1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0 माइनस 3 एकम 3 -3, लेकिन माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस +3 -2, तो ये 0 ये 0, तो कुल मिला क्या हुआ 0 -0। उसके बाद 3 पंजे 15, 3 0 +3 3 3 एकम 3, उसके बाद ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो -15 में से 3 गया माइनस के 12। तो इस तरह से हम किसी भी सारणिक 2/2 या 3/3 का हम सारणिक निकाल सकते हैं। और जो हमारा ये इस किताब में दिया गया है, मतलब 12th लेवल पर, या तो सेकंड या 3/3 मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद 4.1 के कुछ सवाल हमने देख लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। उसके बाद इसमें दिया गया है मतलब कोई एक प्रूव करने वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ए की वैल्यू है 1 2 4 2 1 2 4 2। ये कोई मैट्रिक्स हमने ए मान लिया। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 2a बराबर 4a। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2a निकाल लेंगे। 2a, तो 2a का मतलब क्या है, 2a का मतलब हमने बताया था कि 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में। 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, तो 2a डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, तो 2 4 8 4। तो मेन डायगोनल 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, तो 32 में से 8 गया 24। ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड देखते हैं। फोर, अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 1 2 4 2 1 2 2 एकम 2 और 4 दूनी, तो 8 में 2 गया माइनस का 6, अच्छा चौक 24। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड -24, राइट हैंड साइड भी -24। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। हालांकि इस पर एक फॉर्मूला भी है, इसका हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि कभी एक नंबर में आता है के ए बराबर के की पावर, या कितने की मैट्रिक्स है,
जैसे यहाँ पर कितना के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 2, के की वैल्यू कितनी है 2, और कितना अवयव है यहाँ पर, कितने की मैट्रिक्स है 2/2 मैट्रिक्स। जब 2/2 मैट्रिक्स है तो 2 दूनी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूले के हिसाब से भी इसे कर सकते हैं और सोल्व भी कर सकते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें दिया है ठीक है, ये सवाल है। तो हमने क्या बताया था कि के की वैल्यू कितनी है 3, और कितने की मैट्रिक्स है यहाँ, यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है, ये जो हमारा दिया गया है वो 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। मतलब अगर जब ऑब्जेक्टिव बनता है तो इसका डायरेक्ट मेथड है कि जो हमारा के है, के की वैल्यू यहाँ पर रख दो, और जितना ऑर्डर है, ठीक है ना, उसकी पावर रख दो, तो डायरेक्ट आ जाएगा 27 से, यदि ऑब्जेक्टिव बनता है तो। उसके बाद लेकिन अगर सिद्ध करना है 2 नंबर में है तो फिर हमें पूरा पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे हम इसे देखते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी, ए की वैल्यू दी हुई है 101, 101, उसके बाद में 012, 012, उसके बाद में 004, 004, हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहला हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 101, 012 और 004। तो डिटरमिनेंट में क्या करना है कि हम किसी भी रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो हम जो है मतलब उस रो के अकॉर्डिंग देखेंगे जिसमें जो आसान हो। जैसे यहाँ पर क्या है 2 1 है, यहाँ पर क्या है 2 0 है, यहाँ पर क्या है 2 0 है, तो इसका मतलब इसमें आसान है क्योंकि 2 डिजिट तो हमारी 0 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे पंक्ति 3 के अनुदिश, तो यहाँ पर लिख दो पंक्ति 3 के अनुदिश विस्तार करने पर, विस्तार करने पर। तो जब इसके अनुदिश विस्तार करेंगे तो हम क्या रहे 0 0 खत्म है, तो हमने क्या बताया 4, हमने वो बताया था टेबल, अगर आप भूल जाओ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो पंक्ति थर्ड में ये क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे +4। उसके बाद में मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा मैट्रिक्स, इस रो को ढक लेंगे हम और इस कॉलम को ढक लेंगे, तो कितना बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1। तो इसका मतलब फिर डिटरमिनेंट्स किस तरह से निकालते 2/2 का, मेन डायगोनल की गुना 1, दूसरे डायगोनल गुना 0 गुना 0 0, तो 1 - 0 1, तो कितना आ गया हमारा 4, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर 3a, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो 3a मतलब 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3a, तो लिख दो 3 0 3 0 3 3 2 जा 6, 0 0 3, तो 3 चौक 12। तो ये हमारा क्या है 3a मैट्रिक्स है, लेकिन हमें क्या निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या निकाल लेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। याद रखना मैट्रिक्स में कॉलम बनाना है, लेकिन इसमें हमें 2 लाइन लगनी सीधे एकदम, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें 2 0 आ रही है, तो पंक्ति 3 के अनुदिश हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 12 और उसमें क्या है प्लस, तो +12
और जो मैट्रिक्स बची इसके अलावा, क्योंकि थर्ड रो है इसे कवर कर लेंगे, कॉलम कवर कर लेंगे, तो 3003, 3003, तो इसका मतलब 3 3 जा 9 और 0, तो 9 में से 0 गया 9, तो 12 निम्मा 108। तो ये हमारा किसकी वैल्यू है 3a। अब राइट हैंड साइड क्या दिखाना है, राइट हैंड साइड दिखाना है 27a। अब उसके बाद में यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड 27, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आया हमारा 4, तो 27 की 4 में करेंगे कितना आ गया 108, तो दोनों बराबर है। तो इसलिए इससे हम कह सकते हैं कि यदि एक नंबर में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, यदि सिद्ध करने के लिए आता है तो हम सिद्ध भी इसे कर सकते हैं। तो 4.1 के जितने भी सवाल हैं डिटरमिनेंट निकालने के, ये सभी सेम हैं। उसके बाद हमारा इसमें एक आता है एक्स की वैल्यू निकालना, कि एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 2451, 2451, तो 2451 और 2x4 और 6x। तो यदि सपोज करो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है मैट्रिक्स है, तो हम क्या बताया था हमने वहाँ, हमने बताया था कि उसका अवयव उसके संगत अवयव के बराबर है। तो 2 किसके बराबर है 2x के, तो 2 से 2 कट गया, तो x के लिए कितनी बचा हमारा 1 अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है क्या है, यहाँ हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ हमारा है मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कैसे करना उसे देख लो। तो 2451, 2451, 2x4 और 6x। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद सोल्व करना है। तो मेन डायगोनल की गुना 2 गुना 1 2, 5 चौक 20, उसके बाद 2x की x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये करिए 2 है 6 चौक 24, 20 में 2 गया -18, तो 2x स्क्वायर -24। अब -24 इधर जाकर +24, -24 इधर जाकर +24 बराबर 2x स्क्वायर। अब 24 में से 18 का कितना बचा 6, 2 से हम डिवाइड करें कितना आएगा 3, तो ये 2 इधर जाकर किसमें हो गया हमारा रूट में, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई ±√3। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि उसमें वहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे, सीधा हम क्या करेंगे सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी जो इक्वेशन बनेगी उसे सोल्व करना है इस तरह से, तब जाकर ये सोल्व करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। टाइम है सर? तो जो सारणी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसे हम कल करेंगे, और जो 4.2 है उस पर भी कल बात करेंगे। तो अवयव डिटर्मिनेंट्स जो है एक ही है, बस उसमें क्या है डिटर्मिनेंट्स एक तरह से एक संख्या है, एक डिजिट है, ठीक है ना उसमें जो है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है अवयव डिटर्मिनेंट्स को एक ही मानते हैं बस, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि जो है बहुत से बच्चे जो है यहाँ पर इस तरह से बना देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का हमने सारणी निकालना बताया, उसमें जो है अवयव में भी हमने बता दिया जितनी भी उसमें थी, चाहे ट्रांसपोज हो चाहे जो भी है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम जो अपनी नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया गया होगा उसे आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। धन्यवाद।